Hi friends, myself Javed Nabi, currently working as a planning engineer on USBRL project under Ircon International Limited। काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था कि आप लोगों के लिए मैं स्किल डेवलपमेंट का कोर्स लॉन्च करूं। फाइनली टाइम आ गया है इस कोर्स को लॉन्च करने का। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस कोर्स में मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करूंगा, ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। जो फर्स्ट सब कोर्स हम ले लेंगे यहाँ पे वो है बार बेंडिंग शेड्यूल एंड ड्राइंग रीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स रहने वाला है। आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी, अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प हो जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बार बेंडिंग शेड्यूल एंड ड्राइंग रीडिंग। बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बिल्कुल एक नोट बनाइए, वो आपको कल काम आएगा। लेट्स स्टार्ट। पहले हम यहां पे बेसिक्स ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, यहां पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिख के रखी है। बार बेंडिंग शेड्यूल इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार्स इनटू रिक्वायर्ड शेप अकॉर्डिंग टू ड्राइंग्स। क्या होता है बार बेंडिंग शेड्यूल, आपको पता है जब हम कंस्ट्रक्शन साइट पर स्टील की क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं वो कुछ इस तरीके से बंडल्स में आता है। क्या हम डायरेक्ट इन बंडल्स को उठा के किसी बिल्डिंग या किसी ब्रिज या किसी टनल में यूज करते हैं? नहीं। हमको क्या करना होता है, हमारे पास एक ड्राइंग होती है, उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमें इस स्टील रेनफोर्समेंट को कट करना होता है और प्रॉपर शेप में बेंड करना होता है। उसके बाद हम इसको कहीं पे यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, हमने एक बीम बनाया है स्टील रेनफोर्समेंट का। हमने बीम के अंदर ये रेक्टेंगुलर स्ट्रप्स यूज किए हैं। हमारे पास डायरेक्ट स्टील आया, हमने क्या किया है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसको हमने कट किया और उसको एक डिजायर्ड शेप दे दी। उसके बाद हमने इसको स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर यूज किया है, बीम हो, कॉलम हो, फुटिंग हो। तो बार बेंडिंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से हम स्टील रेनफोर्समेंट को कट करते हैं और उसको एक प्रॉपर शेप देते हैं ताकि हम उसको स्ट्रक्चर के अंदर यूज कर सके। ये था हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल। जितना मैंने यहां पे लिखा है आपको भी अपने नोट में ये लिखना है। अब हम यहां पे देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने यहां पे लिखा है, कटिंग लेंथ एंड बेंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट कैन बी डन। अभी हमने डिस्कशन किया है कि अगर हमको फॉर एग्जांपल 10 मीटर लेंथ का एक स्टील बार चाहिए, हमने गलती से इसको 11 मीटर का काट दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपको जो बिल मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग आपको 10 मीटर का ही मिलेगा। आपने 11 मीटर का काट दिया, उसके बाद आपने इसको किसी स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर लगा दिया, बीम हो, कॉलम हो, स्टेयरकेस हो, जहां पे भी आपको लगाना था वहां पे आपने लगा दिया। लेकिन जब आप बिल सबमिट करोगे आपको 10 मीटर का ही बिल मिलेगा, 11 मीटर का आपको बिल नहीं मिलेगा। तो यहां पे आप अपना नुकसान कर बैठोगे अगर आपको अच्छी तरीके से बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना नहीं आता है। सेकंड पॉइंट मैंने यहां पे क्या लिखा है, बीबीएस अवॉइड वेस्टेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट एंड दस सेव्स प्रोजेक्ट कास्ट। कैसे आप प्रोजेक्ट का कास्ट सेव करोगे, अभी भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। जिस भी लेंथ का आपको स्टील काटना है, अगर आपने उस लेंथ का स्टील काटा है तो यहां पे आपका सेव हो जाएगा कास्ट। अगर आपने गलती से ज्यादा काट दिया या कम काट दिया तो यहां पे आपका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट मैंने यहां पे क्या लिखा है, इट प्रोवाइड्स बेटर एस्टिमेशन ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील रिक्वायरमेंट फॉर ईच एंड एवरी स्ट्रक्चरल मेंबर। अगर हम बिल्डिंग की बात करेंगे, बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं, लाइक बीम, कॉलम। एक स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर आपको कितना स्टील रेनफोर्समेंट देना है ये आपको ड्राइंग पे गिवन होता है, जो हम आगे देखेंगे। अगर आपने ड्राइंग के हिसाब से ज्यादा रेनफोर्समेंट दिया या कम रेनफोर्समेंट दिया तो वहां पे आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, जो आपका स्ट्रक्चर है वो फेल कर सकता है। तो यहां पे आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए कि एक स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर हमें कितना रेनफोर्समेंट देना है, ये आपको उसमें भी हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट जो हमारा है यहां पे, बीबीएस इज वेरी मच यूजफुल ड्यूरिंग ऑडिटिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। ऑडिटिंग का मतलब होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के दौरान आपको यह हेल्प करता है। सर कैसे? फॉर एग्जांपल आप किसी साइट पे गए हो, आपने वहां पे एक बीम देखा या कॉलम देखा, आपको कैसे पता चलेगा कि इस कॉलम के अंदर बिल्कुल प्रॉपर रेनफोर्समेंट डाला गया है कि नहीं? आप ड्राइंग लोगे, अगर आपको बीबीएस अच्छे से कैलकुलेट करना आता है, आप कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आप चेक करोगे कि इतना डाला गया है कि नहीं डाला गया है।
यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आपको ये टेक्निक आती है BBS कैलकुलेट करने की तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इट एनेबल्स इजी एंड फास्ट प्रिपरेशन ऑफ बिल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फॉर क्लाइंट्स एंड कंट्रैक्टर्स। अगर आपको BBS कैलकुलेट करना आता है तो आप जो बिल होता है आपका वो जल्दी सबमिट कर पाओगे और आपको जल्दी पेमेंट भी मिल पाएगा। अब हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है, व्हाई स्टील इज यूज्ड एज रेनफोर्समेंट बार। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से सुनना। स्टील को हम एज ए रेनफोर्समेंट क्यों यूज करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा एक बिल्डिंग यहाँ पे बन रहा है, इसके अंदर हमने स्टील रेनफोर्समेंट यूज किया है। ये हमारा एक कॉलम है, ये इस तरीके से हमारा प्लिंथ बीम यहाँ पे जा रहा है, इसमें भी हमने स्टील का यूज़ किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, स्टील का ही हम यूज़ क्यों करते हैं, अदर मटेरियल हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये आंसर करते हैं, सर स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल, स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। मैं मानता हूँ स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है, लेकिन ये रीज़न नहीं है। बहुत सारे डक्टाइल मटेरियल्स है अवेलेबल मार्केट में, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। अगर मैं आपको वो दे दूंगा तो क्या आप यूज़ करोगे उनको? नहीं। क्यों नहीं यूज़ करोगे? यहाँ पर मैंने रीज़न लिखा है। जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है कंक्रीट का, वो इक्वल टू होना चाहिए वो मटेरियल के जो आप यूज़ करोगे, वो इक्वल टू होता है स्टील के, नियरली इक्वल टू होता है। सर ये क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब टेम्परेचर राइज करता है तो जो हमारा कंक्रीट होता है वो थोड़ा फैल जाता है, उसका जो साइज होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है। टेम्परेचर जब डिक्रीज होता है तो वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, उसका साइज कम हो जाता है। अब क्या होता है, अगर हम कंक्रीट के अंदर दूसरा कोई मटेरियल डालेंगे जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कंक्रीट के बराबर नहीं होगा, तो टेम्परेचर राइज करने के कारण जो हमारा कंक्रीट है वो थोड़ा सा एक्सपैंड होगा। तो जो उसके अंदर दूसरा मटेरियल होगा, क्या पता वो एक्सपैंड ना करे, उसके कारण क्या आएगा, वहां पे रिलेटिव मोशन आएगा, यानी जो बॉन्ड होगा दोनों के बीच में वो टूट जाएगा, वहां पे क्रैक्स आएगी और हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट के अंदर स्टील रेनफोर्समेंट यूज करते हैं, क्योंकि स्टील रेनफोर्समेंट जो होता है उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन नियरली इक्वल टू होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट। सेकंड पॉइंट मैंने जो यहां पे लिखा है वो मैंने लिखा है गुड स्ट्रेंथ फॉर इकोनॉमिक डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स। थर्ड पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है गुड ग्रिपिंग और गुड बाइंडिंग विद कंक्रीट। जो हमारा स्टील होता है ये अच्छी तरीके से बाइंड होता है कंक्रीट के साथ, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट होता है वो नियरली इक्वल होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील के। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, टाइप्स ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। कितने टाइप के स्टील रेनफोर्समेंट होते हैं? एक होता है हमारे पास माइल्ड स्टील, जिसके अंदर Fe250 ग्रेड ऑफ स्टील आता है। Fe का मतलब है आयरन, Fe का मतलब है आयरन, और जो 250 है ये है आपका यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ जो हमारे माइल्ड स्टील होते हैं वो प्लेन बार्स होते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ये जो माइल्ड स्टील होते हैं ये बिल्कुल प्लेन होते हैं। आजकल इसका यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन पता होना चाहिए माइल्ड स्टील बार्स जो होते हैं वो प्लेन बार्स होते हैं, उनके ऊपर ना रिब्स होते हैं ना लग्स होते हैं। सेकंड जो आजकल यूज होता है उसको हम बोलते हैं हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार्स, HYSD बार्स। आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर कौन कौन कैटेगरी आती है, Fe415 एंड Fe500। जो ये स्टील होता है इसके अंदर रिब्स भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर रिब्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसके ऊपर लग भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इस तरीके से ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ऐसा ये लाइन जैसा जो है ये रिब्स और लग्स इसमें प्रेजेंट होता है। इससे क्या होता है कि जो स्टील और कंक्रीट के बीच बॉन्ड होता है वो अच्छा हो पाता है, यानी इनके बीच का पकड़ इससे मजबूत होता है। तीसरा जो होता है TMT बार्स, आपने सुना होगा TMT बार्स, TMT बार्स जिसको हम बोलते हैं थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। ये जो बार्स होते हैं ये जनरली HYSD बार्स ही होते हैं। इसके ऊपर क्या किया जाता है, एक एंटी कोरेसिव ट्रीटमेंट लगाया जाता है ताकि क्रूड ना हो जाए हमारा स्टील। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं,
यूनिट वेट ऑफ स्टील बार्स, यहाँ पे मैंने लिखा है डायमीटर ऑफ बार और यहाँ पे मैंने लिखा है हर एक बार का यूनिट वेट। अगर आपके पास 8 mm डायमीटर ऑफ बार है, उसका यूनिट वेट कितना होता है 0.395। अगर आपके पास 12 mm का बार है, उसका यूनिट वेट कितना होगा 0.889। ये यूनिट वेट बाई चांस अगर आपको याद नहीं रहता है तो कैसे निकालोगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है, d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162। ये जो d है ये होता है डायामीटर ऑफ बार, डायामीटर ऑफ बार। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूंगा आपके पास 12 mm स्टील है, 12 mm डायमीटर ऑफ बार का स्टील है आपके पास, इसका यूनिट वेट कितना होगा, आपको सिंपली क्या करना है 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162। जो हमारा डायमीटर है वो 12 है, 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162, ये कितना आपके पास आएगा 0.889। इसी तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। 20 का कितना होता है 2.47। इसी तरीके से 25 mm डायमीटर का अगर आपके पास बार है, उसका यूनिट वेट कितना होगा 3.858। अब आप सोच रहे होंगे सर ये d स्क्वायर डिवाइड बाई 162 कहाँ से आया है, तो थोड़ा सा मैं आपको इस पर भी बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट इज d स्क्वायर डिवाइड बाई 162। ये फार्मूला कहाँ से आता है, हम यहाँ पे 1 मीटर के लिए कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है वेट ऑफ स्टील बार पर मीटर लेंथ। अगर आपको 1 मीटर लेंथ स्टील बार का वेट निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, वेट किसके बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम लिखा है एरिया इंटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। डेंसिटी स्टील की कितनी होती है 7850, लेकिन यहाँ पे हम पर मीटर लेंथ की बात कर रहे हैं। जो स्टील होता है हमारा उसका डेंसिटी क्या होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब यानी 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है 1000 क्यूब। एरिया किसके बराबर होता है, आपके पास ये स्टील बार है, जो हमारे पास स्टील बार होता है वो राउंड शेप का स्टील बार होता है हमारे पास। उसका अगर आप एरिया निकालोगे तो एरिया किसके बराबर होता है, ये बिल्कुल एक सर्कल जैसा होता है। उसका एरिया किसके बराबर होता है π/4 d स्क्वायर, d है डायमीटर मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। लेंथ इसकी अभी हम 1 मीटर के लिए चेक कर रहे हैं, 1 मीटर लेंथ के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 1000 लिखा है। उसके बाद डेंसिटी 7850 डिवाइड बाई 1000, यहाँ पे मैंने इसका क्यूब रखा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 1000 और यहाँ पे 1000 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा कितना, पाई का वैल्यू आपने यहाँ पे लिया है 3.14 डिवाइड बाई 4 और डी स्क्वायर तो यहीं पे आएगा मल्टीप्लाइड बाई 7850 अपॉन यहाँ पे 1000 इसके साथ कट गया, यहाँ पे आ गया आपके पास 1000 स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, अगर आप 3.14 डिवाइडेड बाई 4 करोगे वो कितना आता है 0.78, डी स्क्वायर तो अपना ही है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 7850 डिवाइडेड बाई 1000 स्क्वायर जब आप करोगे ये आपके पास आएगा 0.0078। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है आपस में, 0.006162 ये आता है मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर अपना ही है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, दोनों साइड से डिवाइड बाई 1 किया है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 0.006162। जब आप 1 डिवाइड बाई दिस करोगे ये आपके पास आएगा डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162। तो ये था आज हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है कि बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है। ये एक टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, स्टील को कट करते हैं, उसको एक प्रॉपर शेप में लाते हैं, जो भी शेप में हमको चाहिए। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। आगे हम और भी बेसिक्स कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ड्राइंग रीडिंग भी देखेंगे और उसके बाद हम क्वांटिटी भी कैलकुलेट करेंगे स्टील की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।